गुड इवनिंग माय डियर जूनियर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ब्लेसेस ऑफ गॉड। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम लास्ट टॉपिक एवोल्यूशन बाय स्टेज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यहाँ पे बोला क्या है, देखो, ऑल्सो अ चेंज that is useful for the property to start with, it's become useful later for quite different functions. Feathers, for example, can start out providing insulation in cold weather and they might become useful for flight. बोल रहा है जो feathers एनिमल में होता है वो कोल्ड वेदर में क्या काम करेगा, उसको प्रोटेक्शन करेगा, उसको इंसुलेशन देगा, उसको एनवायरनमेंट से बचाएगा। वही उड़ने के काम भी आ सकता है, उसको उड़ने में भी हेल्प कर सकता है। एंड फिर बोला है कि जो माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट। फिर बोला है कुछ डायनासोर्स होते हैं जिनमें फिदर होता है फिर भी वो उड़ नहीं पाते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जो अडेप्ट करते हैं फिदर टू फ्लाइट, यानी फिदर उनमें अडेप्टेबली आ जाता है इवोल्यूशन ताकि वो उड़ सकें। दिस ऑफ कोर्स मीन्स द बर्ड्स आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। अब हमें ये यहाँ से पता चल रहा है फीचर्स सेम होने की वजह से कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स बहुत ही क्लोज रहे होंगे या सेम एंसेस्टर रहे होंगे सिंस डायनासोर्स वे रेप्टाइल्स, और क्योंकि हमारे डायनासोर्स भी क्या थे, रेप्टाइल थे। तो यहाँ बोलने का यही मतलब है कि हर एक स्टेज में इवॉल्व एक नया फीचर का होना और उस नए फीचर का कुछ ना कुछ फंक्शनाइज होना, फिर उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाना। तो ये कैसे रिलेट हो रहा है और इससे हम ये कैसे रिलेट कर सकते हैं कि इसी इवोल्यूशन की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म इतना चेंज हो सकता है कि फिर हम बाद में पहचान ही ना सके कि वो सेम जो सेम एंसेस्टर रख सकते थे। सो दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन बाय, दैट इज़ डिस्कस्ड हियर इन इवोल्यूशन बाय स्टेज। और यही हमें एनिमल्स में दिखा है, जिसकी वजह से बोला गया कि रेप्टाइल्स लग रहे हैं कि बर्ड्स के ही जैसे हैं एंड बर्ड्स के ही एंसेस्टर। सो यही यहाँ बेसिकली बता रहा है। फिर बोल रहे हैं कि इट्स वेरी वेल टू से दैट डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल डिज़ाइन। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत ही डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जो एकदम भी, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम अगर उनको देखेंगे तो बोलेंगे भी नहीं कि वो सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हों, लेकिन एवोल्यूशन करते करते वो इतना ही ज़्यादा बदल गए, इतना उनमें बदलाव आ गया कि अब मतलब उनके ही स्पेसीज एंसेस्टर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा जैसे कि एंसेस्टर सेम नहीं थे। It is true that analysis of those organ structure in fossils allow us to make estimate of how far back evolutionary relationship go। और अगर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें फॉसिल से तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये किस रिलेशनशिप में है, कितना दूर इंटर रिलेशनशिप है। बट दोज आर गेसेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री। आर देयर मेनी करंट एग्जांपल्स सच एज द प्रोसेस। The wild cabbage plant is a good example. Humans have over more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selections. So this is of course artificial selection rather than natural selection. So some farmers have wanted to select for a very short distance between leaves and have breed the cabbage we eat. Some have wanted to select for the arrested flower development and some breed broccolis or for the sterile flowers and have made the cauliflower for the stolen part. Now come up with the kohlrabi. Some have simple looked for slightly large leaves, come up with the leafy vegetables called kale and which we have throughout the structures are distinct from the same ancestor and we did not done ourselves. एग्जाम्पल दिया है कैबेज का। आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने सारे वेराइटीज़ होते हैं। इवन इसके इतने ही सारे वेराइटीज़ होते हैं कि बहुत सारे वेराइटीज़ तो हमें पता तक नहीं है। हमें तो बस बेसिकली दो वेराइटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। जो सबसे पहला वाला वेराइटी जो कैबेज जो हम लोग घर में खाते हैं एंड दूसरा है कॉलीफ्लावर। जनरली वैसे तो लोग ब्रोकली भी खाते हैं, ये सब भी खाते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है कि कॉमन कल्चर में कैबेज और कॉलीफ्लावर ही है। बट इसके बहुत सारे होते हैं वैरायटीज़, तो जिन वैरायटीज़ को इन्हीं मेन वैरायटीज़ में कुछ चेंजेस करके, कुछ जीन में चेंजेस करके बनाया जाता है। किसी में लीव्स ज़्यादा चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी में उसका फ्रूट ज़्यादा चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इस तरह से उसको जो है उसका एक नया वैरायटी प्रिपेयर किया जाता है। अब वो प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से ही होता है कि अगर हम सारे वैराइटीज़ को देखेंगे तो हमें लगेगा भी नहीं कि सेम एंसेस्टर है, लगेगा भी नहीं कि इनके सेम ही प्रजाति के ये हैं, क्योंकि इतने ही डिफरेंट लुक उनमें होता है। एंड ये आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये देख करके कोई बोलेगा भी नहीं कि ये सारे कैबेज सेम ही कैबेज के एंसेस्टर से हैं एंड इवोल्यूशन की वजह से कुछ चेंजेस सब में दिख रहा है एंड इसकी वजह से अलग वैरायटी बन गया। कोई भी नहीं बोलेगा ये। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पेज and that is the human evolution.
ह्यूमन एवोल्यूशन भी यहाँ पे बताया गया है। ह्यूमन एवोल्यूशंस में क्या बताया गया है कि देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म एंड फीचर्स अक्रॉस द planet. So much so far, for a long time, people used to talk about human races, skin color, to be commonest way of identifying these so-called races. Some we are called yellow, black. Some we are called white or brown. A major question debate for the long time was have their apparent group evolved differently. Over recent years, the evidence has become very clear. The answer is that there is no biological basis to the notions of human races. All humans are single species. Not only those, regardless where we have lived for past few thousand years, we all come from Africa. The earliest member of the human species, Homo sapiens, can be traced there. Our genetic footprint can be traced back to our African root. And a couple of 100,000 years ago, some of the ancestors left Africa while others stayed. बोला क्या है ह्यूमन एवोल्यूशन में? आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा अगर चेंजेस आपको किसी में दिख रहा है दैट इज़ ह्यूमन। अगर आप देखो सबका नाक कान आँख एक जैसा, एग्जैक्टली एक जैसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा वैरायटी, कितने सारे वैरायटीज़ हैं। अगर हम बात ह्यूमन की करें तो हम सबकी करेंगे, बट आप इसमें वैरायटीज़ देख रहे हो। इंडियन आपको कुछ और दिखेंगे, कुछ और ही उनको वे में नज़र आएंगे। अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज़ के लोगों को तो उनका कुछ और ही आएगा, बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा काले। अगर आप फॉरेनर को देखोगे तो बहुत फेंट कलर, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गोरे, एंड बहुत ज़्यादा हाइट भी उन लोगों का हाइट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो है तो सब ह्यूमन, बट देखो कितना ज़्यादा वेरिएशंस हैं। फॉरेन की जो गर्ल्स हैं, फॉरेन की गर्ल्स का हाइट हमारे यहाँ के जो मेल है उस मेल के हाइट के बराबर नॉर्मल रहता है। मतलब हमारे इंडिया में अगर कोई लड़की इतनी लंबी हो जाए तो वो एक्सेप्शनिस्ट होगी, बट वहाँ पे वो बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन। बाकी जगह पे भी अगर हम वेस्ट इंडीज़ पे भी देखें तो वहाँ पर भी वही हाल है। तो इंडिया पे देखें तो जनरली मीडियम साइज्ड हाइट होती है, 5 फीट ज़्यादातर। तो आपको यहाँ पे वेरिएशंस बहुत दिख रहा होगा, बट कि है सभी ह्यूमन, लेकिन वेरिएशंस दिख रहा है। और बोला जा रहा है कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था, इवॉल्व हम हुए थे, तो सबसे पहला जो लाइफ पाया गया था वो अफ्रीका में पाया गया था। यानी एंसेस्टर वाइज अगर देखें तो हम सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफ्रीका से, क्योंकि वहीं पे हमारे एंसेस्टर का कोई लिंक पाया गया कि हाँ ह्यूमन वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन अभी वो दुनिया भर में फैल गए हैं, तो उनकी आइडेंटिटी अब वो जगह बन गई। अब हमारी आइडेंटिटी इंडिया हो गया, तो उस तरह से किसी का कुछ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इतनी ही बदल गई कि अब सबको देख कर के कोई बोलेगा भी नहीं कि इनके सेम एंसेस्टर थे, बट सभी ह्यूमन बींग्स किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। तो उस तरह से किसी न किसी तरीके से अगर हम एंसेस्ट्रल चार्ट निकालें तो सब किसी न किसी कोई ना कोई रिलेटिव निकल जाएगा, अगर हम पूरी चार्ट को ऑब्जर्व करें तो। बस यही यहाँ बताया गया है। एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस होल चैप्टर वेल। फिर भी कोई दिक्कत आया होगा तो आप क्वेश्चंस पार्ट में से कोई भी डाउट टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।